तो एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26 पर चर्चा कर रहे थे। आज अध्याय हम 4 पर चर्चा करेंगे, जो विदेशी क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर से संबंधित है। एक देश और एक अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर विदेशी क्षेत्र मजबूत है या व्यापार विदेशी अधिक है तो ये आर्थिक सूचक का एक महत्वपूर्ण बिंदु इसको माना जाता है। हम आर्थिक समीक्षा में ये देखेंगे कि पूर्व में विदेशी क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर किस प्रकार की स्थिति है और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है और किन किन कारणों से बनी हुई है, और जो देश हैं विश्व भर के उन्होंने विदेशी क्षेत्र को लेकर किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई है। आपसे अपील की वीडियो के अंत तक बने रहे, बेहद शानदार जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत होने वाली है। सबसे पहले हम देखें, बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण है। भारत का विदेशी क्षेत्र जो एक्सटर्नल सेक्टर है इस समय आगे बढ़ रहा है। जब दुनिया में व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता है तो एक तो ये बिंदु आ गया बड़ा महत्वपूर्ण कि व्यापार नीति जो ट्रेड पॉलिसी है उसको लेकर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता की स्थिति है। किसी प्रकार का कोई प्रिंसिपल यहाँ, कोई सिद्धांत यहाँ नहीं आ रहा है, यानी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता, ये एक वर्तमान में गंभीर मुद्दा है। दूसरा हम देखें यहाँ भू राजनीतिक जो बदलाव है, हम यहाँ देखें जियो पॉलिटिकल जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो भी बदलाव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अगर हम देखें युद्ध है, व्यापार है आदि के तरीकों में एक बदलाव हो रहा है। जो जो विदेशी पॉलिसी है उसमें बदलाव हो रहा है, तो इसको हम एक भू राजनीतिक यानी युद्ध करने का तरीका बदल गया, व्यापार की पॉलिसी बदल गई, ये एक प्रकार का भू राजनीतिक बदलाव है। साथ ही साथ यहाँ तीसरी स्थिति देख रहे हैं, हाइपर ग्लोबलाइजेशन। हाइपर ग्लोबलाइजेशन की स्थिति ये है कि हमने देखा, जैसे भारत को लेकर बात करें तो 1990 से पहले की स्थिति देखें, 1990 के बाद में यानी 1991 का जो आर्थिक सुधार है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को लेकर बात कर रहे थे, यानी व्यापार में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, एक प्रकार से लिबरल उदार नीति थी। लेकिन वर्तमान में ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन से दूर स्थिति बनी हुई है। तो विश्व को लेकर ये 3 प्रकार की स्थितियाँ, यानी व्यापार की नीति को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, भू राजनीतिक बदलाव और एक हाइपर ग्लोबलाइजेशन से दूरी। अब हम देखें कि अब वैश्विक व्यापार की को और निवेश का ढांचा किस प्रकार है, किस दिशा में ये कार्य कर रहा है, वर्तमान में लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखें जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ट्रेड पॉलिसी को महत्वपूर्ण रखा गया है। यानी सबसे पहले अगर मुद्दा आ रहा है किसी भी देश को लेकर तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सबसे उसी को ध्यान में रखकर व्यापार किया जा रहा है। दूसरी है तकनीकी संप्रभुता की बात करें, अपन टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी की बात करें तो इसमें यहाँ ये है कि जैसे वर्तमान में हम देखें सेमीकंडक्टर है, 5G है, AI है या साइबर सुरक्षा आदि में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो, इस प्रकार की ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है। यानी इसमें किसी दूसरे देश पर जो निर्भरता है उसको कम करने का, यहाँ तकनीकी संप्रभुता को लेकर वर्तमान और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर, स्ट्रेटेजी ऑटोनोमी को लेकर, यानी किसी प्रकार का कोई व्यापार संबंधित निर्णय लेना हो या किसी प्रकार का कोई देश को निर्णय लेना हो तो वो खुद अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है, किसी दूसरे पर निर्भरता को कम से कम करने के आधार पर बदल रहा है। यानी व्यापार में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से जो साथी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बिंदु शानदार है। राष्ट्रीय सुरक्षा है, तकनीकी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर बदल रहा है। इस कारण आप देखोगे कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्था जिनको कहा गया, उनके पास कुछ चुनौतियाँ ऐसी स्थिति में आ रही है और कुछ अवसर अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने पैदा हो रही है। अब हम देखें चुनौतियाँ क्या हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सप्लाई चेन का पुनर्गठन हो रहा है। वास्तव में जो व्यापार की स्थिति है वो दोबारा एक प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही है। इसका मतलब जो पूर्व में जो व्यापार किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है और वो एक चुनौती की स्थिति है। साथ ही आप देखोगे कि जो तकनीकी प्रतिबंध की हमने बात की, उसके कंट्रोल की बात की, जैसे कि देश लोग कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर को लेकर कर रहे हैं, AI को लेकर कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं, तो ये भी एक जो वर्तमान में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक चुनौती की स्थिति बनी हुई है। साथ ही हम देखें व्यापार में संरक्षणवाद किया जा रहा है, यानी अपने घरेलू उद्योग को एक प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो भी एक चुनौती को लेकर हम, और एक भू राजनीतिक जो दबाव की हम स्थिति ऊपर पड़े हैं वो भी एक चुनौती है। अवसर के रूप में हम देखें किस प्रकार अवसर हो सकता है, तो हम देखेंगे नई निवेश की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक प्रकार के नए तरीके से व्यापार का नई रणनीतियाँ बन रही है, निवेश कई देशों में किया जा सकता है, तो एक प्रकार की संभावनाएं। और हम देखें घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी इससे तकनीकी जो संप्रभुता है, जो टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी की स्थिति है, यानी देश अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनेगा, यानी जो भी किसी प्रकार के निर्णय लेगा वो खुद लेगा, किसी दूसरे पर निर्भरता कम होगी, रणनीतिक साझेदारी बनी जा रही है, नए बाजार का विकास हो रहा है। तो ये एक प्रकार से हम देखेंगे कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक
अवसर की स्थिति बन सकती है। और हम ये देखें कि इस बदलते माहौल में भारत का जो बाहरी प्रदर्शन है वो लचीलापन है दिखाई दे रहा है, और ये दर्शाता है कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यानी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्थिति बनी हुई है, जो वैश्विक बाजारों से अधिक एकीकृत है, इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल मार्केट हो रही है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आर्थिक समीक्षा बोल रही है। कुछ डेटाज यहाँ दे रखे हैं, उन पर हम चर्चा करें कि व्यापार की स्थिति को लेकर। तो हम यहाँ देखिए भारत का जो कुल निर्यात है जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है लगभग वहाँ 825.3 मिलियन डॉलर रहा है। हम यह देखें कि जो वित्त वर्ष 2026 के पहले 6 महीने में अगर हम ये देखें तो 418.5 मिलियन तक पहुंच गया। तो ये एक अच्छी स्थिति है भारत के निर्यात को लेकर, और यह वृद्धि मुख्य रूप से इन कारणों से हुई है। ये देखिएगा सेवा निर्यात में तेजी, ध्यान में रखिएगा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण और प्रशासनिक सेवा के लिए। वीडियो में बड़ी शानदार और भी जानकारी दी जाएगी। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो आवश्यक रूप से कीजिए। तो सेवा वृद्धि के कारणों को जानकारी लें तो किस प्रकार से ये कुल निर्यात में वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हुआ है सेवा निर्यात में जो सर्विस एक्सपोर्ट में तेजी के कारण हम देखें। दूसरा हम देखें नॉन पेट्रोलियम के कारण, नॉन जेम्स गैर रत्न के कारण और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि के कारण ये जो कुल निर्यात है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो यूजीसी नेट या प्रशासनिक सेवा के हैं तो उनको ये बिंदु बिल्कुल ध्यान में रखने। विशेष रूप से हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के रूप में हम देखें, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट के रूप में देखें, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी एक्सपोर्ट है, जैसे उच्च मूल्य वाले विनिर्माण निर्यात है जो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, उनमें वृद्धि देखने को आर्थिक समीक्षा के अनुसार। साथ ही भारत ने निर्यात गंतव्य है ना और साथ ही आयात स्रोत दोनों में विविधताएं लाई है। यानी एक प्रकार से निर्यात गंतव्य का मतलब ये हुआ कि जो देश पहले किन किन देशों के साथ व्यापार कर रहा था, निर्यात कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उन देशों के अलावा भी और भी नए देश इन जो भारत के निर्यात में जुड़े हैं। और आयात स्रोत को में भी विविधता लाई गई है जिससे संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शन और टैरिफ अनिश्चितता का असर कम हुआ है। यानी लोगों ने अगर हम देखें विदेशी व्यापार में जो शेष विश्व है उन्होंने संरक्षणवाद यानी अपने देश में अपने देश के जो घरेलू इंडस्ट्री है उनको संरक्षण प्रदान किया है। और टैरिफ को लेकर जैसे अमेरिका की हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी को बनाया जिससे कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार को लेकर एक प्रकार से हम नुकसान की स्थिति देखें। लेकिन भारत को लेकर बात करें तो निर्यात गंतव्य और आयात स्रोत में जो विविधताएं लाई हैं उनसे उभारने का काम इन्होंने किया है। सेवा क्षेत्र की भूमिका को लेकर भारत की बात करें तो भारत का सेवा व्यापार अधिशेष का एक बड़ा सहारा बना हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें हम देखें कि एक प्रकार से अधिशेष है, सरप्लस की स्थिति है। ये अधिशेष भारत के वस्तु व्यापार घाटे को संतुलित कर रहा है। इसका मतलब वस्तु व्यापार में भारत को लेकर घाटा है, परंतु सेवा व्यापार है वो अधिशेष की स्थिति में है। इसे समर्थन मिलता है, सॉफ्टवेयर सर्विस है, बिजनेस सर्विस है और GCCS यानी ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर्स के माध्यम से इनको मिलता है। फिर समीक्षा में बात की गई है चालू खाते को लेकर, करंट अकाउंट को लेकर, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में एक खाता होता है जो चालू खाता, एक पूंजी खाता। चालू खाते को लेकर क्या बोला गया है, भारत का जो करंट अकाउंट है वो स्थिर बना हुआ है चालू खाता, क्योंकि हम देखें सर्विस एक्सपोर्ट से जो आय है और जो हम देखें रेमिटेंस के लिए विदेशों में जो काम कर रहे हैं भारतीयों द्वारा जो भेजा गया पैसा, इन दोनों से डॉलर का लगातार इनफ्लो हो रहा है, भारत को पैसा आ रहा है। इससे एक स्थिरता की स्थिति बनी हुई है चालू खाते को लेकर, क्योंकि चालू खाता में हम देखते हैं एक तो वस्तु और एक सेवा दोनों इसमें शामिल होते हैं। पूंजी खाता में वैश्विक स्तर पर जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें थोड़ी सी मंदी आई है, फिर भी भारत में निवेश आता रहा है। तो ये दोनों स्थिति है जो पूंजी खाते को लेकर या चालू खाते को लेकर ये स्थिति स्पष्ट करता है। भारत में हम देखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट मजबूत रहा है, जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा है, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट है जो इसका मतलब शेयर बाजार में जो विदेशी निवेश है वो वैश्विक परिस्थितियों के कारण अस्थिर रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। फिर हम देखें विदेशी क्षेत्र की मजबूती को लेकर क्या कह रहा है, भारत की बाहरी स्थिति मजबूत है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है जो आयात को लेकर सुरक्षा देता है, विदेशी ऋण है मध्यम स्तर पर है और इसका जो भुगतान अवधि संरचना है, मैच्योरिटी प्रोफाइल है वो भी सुरक्षित है। और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति भारत की विदेशों में संपत्ति और देनदारियों की कुल स्थिति ये लगातार बेहतर हुई है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई। तो ये प्रारंभ में एक आर्थिक जानकारी आर्थिक समीक्षा के अंदर दी गई है विदेशी क्षेत्र को लेकर, क्योंकि किस प्रकार की वैश्विक पटल पर स्थिति बनी हुई है, भारत को लेकर क्या स्थिति है। अब हम देखें, आप साथियों इसकी हार्ड कॉपी साथ रखिएगा ताकि और भी आसानी से समझ पाए। आप वीडियो देखिए, उसके पश्चात आप ये हार्ड कॉपी के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न एग्जाम का बन गया है, इसलिए हमें बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा।
परिचय को लेकर क्या कहा गया आर्थिक समीक्षा में, तो वैश्विक स्थिति को लेकर देखा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अभी संरचनात्मक बदलाव के दौर में गुजर रही है। हमने पूर्व में देख लिया किस प्रकार के संरचनात्मक दो परिवर्तन हो रहे हैं। यानी पहले का समय हम देखें तो एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण और व्यापार उदारीकरण का था, जहां देश आसानी से एक दूसरे से व्यापार करते थे, किसी प्रकार की कोई रोक टोक की स्थिति नहीं होती थी। वैश्वीकरण जैसे भारत को लेकर बात करें तो 1991 के बाद भारत ने भी वैश्वीकरण और व्यापार उदारीकरण की स्थिति को बनाया हुआ है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, देश संरक्षणवाद को अपना रहे हैं, मतलब अपने जो घरेलू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब आयात इंपोर्ट को सीमित करने के लिए, जो विदेशों से आयात कर रहे हैं उसको सीमित करने के लिए घरेलू उद्योग को, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको बचा रहे हैं, ये स्थिति। और दूसरी स्थिति ये बनी हुई है वर्तमान में, जो सप्लाई चेन है को दोबारा व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी एक देश पर ज़्यादा निर्भरता ना रहे। यानी कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन है उसमें भी बदलाव हो रहा है और देशों के बीच जो संबंध है वो द्विपक्षीय समझौते की ओर बढ़ रहा है। यानी दो देशों के बीच जो सीधा व्यापार समझौता हो रहा है उसमें बड़ी इन जो बदलाव हो रहे हैं का असर जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर पड़ रहा है। अब कई देश है वो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी, घरेलू क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, विदेशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। पहले क्या था, वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है। एक समझ विकसित करना है कि वास्तव में फॉरेन को लेकर, विदेश को लेकर, विदेश व्यापार को लेकर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, वो समझ विकसित, उसके आधार पर प्रश्न किस बन सकते हैं, तो एक समझ हम यहाँ विकसित कर रहे हैं। ये बदलाव स्थिति ये हम देखें कि ये जो लॉन्ग टर्म को लेकर है, यानी यह केवल हम देखें कोविड-19 के बाद की अस्थायी बदलाव नहीं है। कई बार ये कह देते हैं कि भाई कोविड-19 आया था, है ना, वहाँ इस प्रकार की स्थिति, पेंडेमिक की स्थिति बनी थी, तो हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति बनी है। लेकिन ये केवल अस्थायी नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढांचे में ये दीर्घकालीन परिवर्तन हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म का एक प्रकार का शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ इसको लेकर हम देखें कि दो महत्वपूर्ण सूचकांक है, इंडेक्स है, वो बताएंगे। जैसे एक है TPU, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, जो व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक है। दूसरा है GEPU, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। ये दो सूचकांक है जो जैसा कि वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक, और पहला है व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक। ये दोनों सूचकांक जो अप्रैल 2025 में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। तो ऐसा इन दोनों जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की स्थिति बड़ी बनी हुई है। ये जो अनिश्चितता बनी हुई है इसके तीन बड़े कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला कारण हम देखें तो रीजनल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का कमज़ोर होना। ये मल्टीलैटरल क्या है, कई देशों के बीच जो समझौता हो रहा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर की स्थिति में द्विपक्षीय बढ़ रहा है। दूसरी स्थिति कारण बता रहे हैं, देशों को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो औद्योगिक नीति के माध्यम से अपने जो सोवरेन इंटरेस्ट है या राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना, यानी सबसे ऊपर अपने राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय सुरक्षा को ले रहे हैं। और हम देखें तीसरी है जो एक प्रकार का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो दुर्लभ भू खनिज है, उनके लिए जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन तीनों के कारण ये कहा जा रहा है, ये तीनों सूचकांक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापार में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। यहाँ हम देखें UNCTAD, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 2025 के अनुसार ये स्थिति तीन कारणों के कारण बनी हुई है। फिर हम देखें नई व्यवस्थाएं, नई वैश्विक व्यवस्था क्या हो रही है। दुनिया अब नई नीतियों के अनुसार खुद को ढाल रही है। कुछ जगह टैरिफ रेट्स, आयात शुल्क कम किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वातावरण अभी भी अनस्टेबल, अस्थिर बना हुआ है। अब देशों का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है, ये हमने पूर्व भी चर्चा की, अभी परिचय में दे रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मुख्य लक्ष्य है, तकनीकी आत्मनिर्भरता को, आर्थिक लचीलापन है। यानी कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के साथ ही व्यापार के लिए जुड़ जाएं। आर्थिक लचीलेपन का मतलब है किसी भी प्रकार की स्थिति देश में बन जाए, या युद्ध की स्थिति बन जाए, या किसी प्रकार के अनसर्टेनिटी की स्थिति बन जाए, तो बाहर जो भी देश है वो एक प्रकार से आर्थिक लचीलेपन की स्थिति में, यानी उसको आसानी से बदला जा सके, इस प्रकार की फ्लेक्सिबल स्थिति में है। इस आधार पर हम देखें कि वैश्विक एकीकरण का एक नया ढांचा बन रहा है जो 3 लक्ष्यों को लेकर बात कर रहा है। अध्याय में क्या बताया जाएगा वो भी हम देखें कि भारत के वैदेशिक क्षेत्र को विश्लेषण करने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। पहला, वैश्विक व्यापार की प्रवृत्तियां देखेंगे, किस प्रकार का हम ग्लोबल ट्रेड की जो डायनेमिक्स है किस प्रकार बढ़ रहा है, कहाँ। दूसरा, हम देखेंगे भारत की जो ट्रेड को लेकर किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, व्यापार का प्रदर्शन क्या है, इसमें गुड्स एंड ट्रेड, वस्तु व्यापार को, सेवा व्यापार को, PLI को, इन सब को, और साथ ही साथ सरकार जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसकी चर्चा इसके अंदर करेंगे। फिर तीसरे भाग के रूप में हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, उसमें हम करंट अकाउंट की चर्चा करेंगे, कैपिटल अकाउंट की चर्चा करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार की, एक्सचेंज रेट की और विदेशी ऋण की। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार जानकारियाँ प्राप्त होगी आपको।
क्योंकि हमें अब गहराई से पढ़ना होगा, परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, आसान तरीके से सीधा डेटा पर आधारित प्रश्न नहीं, एक समझ हमें विकसित करनी है। आप वीडियो को आवश्यक रूप से अंत तक देखिएगा, आपके अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, वो आवश्यक रूप से किए। अभी हम देखें इस परिचय का एक सार के रूप में देखें तो क्या ये परिचय कहना चाह रहा है, दुनिया अब वैश्वीकरण से हटकर संरक्षणवाद की ओर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने की स्थिति में। दूसरा हम देखें देश अपने घरेलू उत्पादन क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, वैश्विक व्यापार और निवेश के ढांचा बदल रहा है, और भारत का जो एक्सटर्नल सेक्टर है इसे बदलते माहौल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बदलाव भारत के लिए चुनौती भी है और एक बड़ा अवसर भी है। तो इस प्रकार ये परिचय है। अब हम देखें वैश्विक व्यापार की गतिशीलताएं यानी ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स क्या हो रहा है, किस प्रकार का चैलेंजेज है विश्व को लेकर। तो आज हम देखें आज की वैश्विक व्यवस्था है 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया, इसको दोबारा एक बार देख रहे हैं कि किस प्रकार है। संरक्षणवाद और प्रशुल्क युद्ध। संरक्षणवाद में हम देखें अपने देश के उद्योगों को, घरेलू जो इंडस्ट्री है बचाने के लिए आयात पर रोक लगाया जा रहा है, या टैक्स जो एक प्रकार से इंपोर्ट टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरा हम देखें दूसरी स्थिति है प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क। तो ये क्या है, एक देश द्वारा शुल्क बढ़ाने पर दूसरे देश भी जवाबी शुल्क बढ़ा रहा है। ये स्थिति है, एक प्रकार की चुनौती है। इससे ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी यानी व्यापार नीति की अनिश्चितता बढ़ती है। दूसरी हम देखें रणनीतिक विच्छेदक के रूप में है, हम देखें डीकपलिंग है हो रही है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भरता कम कर रहे हैं, खासकर हम देखें तकनीकी को लेकर, जैसे हम देखें सेमीकंडक्टर की बात करें, एआई की बात करें, और इनको लेकर रक्षा क्षेत्रों में भी इस प्रकार के तो रणनीतिक विच्छेद हो रहे हैं, अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक में बदलाव कर रहे हैं। और तीसरा हम देखें व्यापार में राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग। अब व्यापार नीति केवल आर्थिक नहीं रही है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप देखो कि तकनीकी आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उदाहरण के रूप में हम देखें जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें तो पुनर्गठन किया जा रहा है, चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता हो, हम महत्वपूर्ण खनिजों की बात करें या दूर संचार अवसंरचना की, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम दवा निर्माण सामग्री के रूप में बात करें, तो सभी में कहीं ना कहीं विविधीकरण किया जा रहा है। निवेश और तकनीकी नियंत्रण की बात करें तो निवेश जांच व्यवस्था, यानी ये देखा जा रहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की जांच की जा रही है कि किस प्रकार इन्वेस्टमेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है। और हम देखें दोहरे उपयोग वाली तकनीक, ऐसी तकनीक जो सैन्य और नागरिक दोनों को काम आ सकती है, इन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से चुनौतियां हैं। भू राजनीतिक पुनर्गठन किया जा रहा है, किस प्रकार से व्यापार के साथ साथ भू राजनीतिक में बदल रही है। प्रमुख उदाहरण देखें तो हम यहाँ देखें रूस और यूक्रेन की क्या स्थिति बनी हुई है, इससे ऊर्जा व्यापार मार्ग पर एक प्रकार से बदलाव हुआ है। हम ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है जिसमें हम पता है ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका है, और मिलिलेटरल मंच का है जो कुछ चुनिंदा देशों का छोटा समूह होता है। इसी प्रकार QUAD जो जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, ये जितने भी हम देखें इनका एक प्रकार से आप देखो कि पुनर्गठन है। ये सभी संकेत देते हैं कि वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल रहा है। इसका मतलब सप्लाई चेन का नया मूल्यांकन, पहले केवल कॉस्ट इफिशिएंसी लागत दक्षता को देखा जाता था, ठीक है, अब क्या देखा जा रहा है, एक प्रकार से लचीलेपन को देखा जा रहा है, रणनीतिक स्वायत्तता को, यानी स्ट्रेटेजिकल जो ऑटोनोमी है उसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देश अपनी जो भी रणनीति स्ट्रेटेजी बना रहा है विश्व को लेकर वो दूसरे पर निर्भरता कम कर रहा है। इसे कहा जा रहा है, हम देखेंगे भू रणनीतिक वैश्वीकरण। देश जुड़े हुए हैं लेकिन सावधानी से तय करते हैं कि किसके साथ व्यापार करें, कच्चा माल कहाँ से लें और किस प्रकार से निर्भर रहें। और इन सभी का हम देखें भू आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। जियो इकोनॉमिक्स यानी भू आर्थिक कारक व्यापार संबंध को प्रभावित कर रहे हैं। UNCTAD के अनुसार हम देखिए कुछ नई प्रवृत्तियाँ सामने आई है। 3 प्रकार की स्थितियाँ हम देखोगे। फ्रेंड शोरिंग यानी राजनीतिक रूप से मित्र देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, ये है फ्रेंड शोरिंग, यानी 2021 से ये औसत से ऊपर रहा है और 2025 में इसमें फिर वृद्धि हुई है। दूसरा है नियर शोरिंग यानी भौगोलिक रूप से पास के देशों से व्यापार हो रहा है, और यानी यहाँ 2021 में कम था लेकिन 2025 की तीसरी तिमाही में सुधार हुआ है। और फिर है ट्रेड कंस्ट्रक्शन यानी व्यापार संकेंद्रण, यानी 2024 में गिरावट हुई है लेकिन 2025 में फिर वृद्धि हुई है। बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच ये व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। तो ये 3 प्रकार की स्थिति भू आर्थिक प्रभाव बढ़ रहे हैं, इनकी हमने चर्चा की। अगर समग्र रूप से निष्कर्ष पर हम देखें इस बात को लेकर कि आज का व्यापार केवल अर्थशास्त्र को लेकर पर आधारित नहीं है, हमें केवल प्रॉफिट को लेकर नहीं है। अब
व्यापार तय करेगा, अर्थशास्त्र भी जिसमें शामिल होगी, सुरक्षा को लेकर भी बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक रूप से इन सब के परस्पर संबंध में आधुनिक वैश्विक व्यवस्था का आकार ले रही है। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि दुनिया संरक्षणवाद की ओर बढ़ रही है, सप्लाई चेन को रणनीतिक आधार पर पुनर्गठन किया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार नीति का हिस्सा बन गई है और फ्रेंड शेयरिंग और नियर शेयरिंग बढ़ रही है। बड़ी अर्थव्यवस्था अपने प्रभाव क्षेत्र मजबूत कर रही है। आधुनिक व्यापार अब अर्थव्यवस्था में सुरक्षा भी है, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, तकनीकी और राजनीति का मिश्रण है। एक बार दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्रेंड शेयरिंग क्या है। ये ऐसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना जिनकी राजनीतिक सोच, पॉलिटिकल व्यू है, विदेश नीति, पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी हमारे जैसी हो यानी एक जैसी हो। यहाँ मापा जा रहा है किसको कि ट्रेड वेटेज, वो पॉलिटिकल प्रोमिक्सिटी यानी व्यापार के आधार पर, राजनीतिक नज़दीकियों के आधार पर ये किया जा रहा है। राजनीतिक नज़दीक कैसे पता चलेगी? तो देश की यूएन वोटिंग पैटर्न है, जो संयुक्त राष्ट्र में मतदान का तरीका को देखकर अगर दो देश अक्सर एक जैसा वोट देते हैं तो उन्हें राजनीतिक रूप से करीब माना जाता है। ठीक है, तो FPS विदेश नीति समानता का एक डेटा है। ये डेटा एक डेटाबेस से लिया जाता है जिसमें देखा जाता है कि गठबंधन संबंध है वो यूएन जनरल असेंबली वोटिंग पैटर्न है, इसके आधार पर इसको देखा जाता है। सरल अगर हम तरीके से देखें तो अगर किसी देश की आयात धीरे धीरे ऐसे देशों से आने लगे जिनकी सोच और नीतियाँ उनसे मिलती जुलती है, उसको फ्रेंड शेयरिंग ट्रेड कहा जाता है, यानी दोस्त देशों से ज़्यादा व्यापार करना। तो ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। फिर हम देखें वैश्विक व्यापार का प्रदर्शन किस प्रकार से है 2025 को लेकर, तो यहाँ देखें GTPA सूचकांक ये बताता है। GTPA क्या है ये देख लीजिएगा, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स। ये सूचकांक वैश्विक व्यापार की नीतियों की गतिविधियों को मापता है। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और IMF के अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया, जो कि 197 देश और क्षेत्रों को कवर करता है। 2010 से 20 तक की स्थिति देखें, इस अवधि में व्यापार नीतियाँ अपेक्षाकृत स्थिर रही, बड़े बदलाव कम हुए और 2020 के बाद ये तेजी से वृद्धि हुई है। मुख्य कारण हम यहाँ देखें तो अमेरिका चीन का जो व्यापार तनाव है, कोविड-19 की महामारी स्थिति है, पूर्वी यूरोप का संघर्ष है और 2025 में बढ़ते जो वैश्विक व्यापार तनाव है उनको लेकर व्यापार को सुगमीकरण बनाम प्रतिबंध, ये क्या स्थिति है? दो प्रकार के कदम साथ साथ लिए जा रहे हैं। व्यापार को सरल बनाया जाता है, सुगम बनाया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। यानी कोविड के समय हम देखें दवाइयाँ हैं, कच्चा माल है, जैसे आवश्यक सामान के लिए व्यापार आसान किया गया, लेकिन 2025 में वृद्धि का मुख्य कारण है प्रतिबंधात्मक नीतियों में तेज बढ़ोतरी। हम अनिश्चितताओं के मुख्य कारण देखें तो उद्योग प्रतिस्पर्धा है, महत्वपूर्ण कच्चे माल की दौड़ है, व्यापार असंतुलन है, एक पक्षीय निर्णय है, जवाबी कार्रवाई है, कमजोर होते नियम आधारित व्यापार प्रणालियाँ हैं। ये अनिश्चितताओं की स्थिति बनी हुई है इनके कारण। और व्यापार समझौते फिर भी क्यों कम असरदार है? क्योंकि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, स्पष्टता की कमी है और स्थायी नियमों की कमी है, इसलिए अनिश्चितता बनी हुई है। 2025 में व्यापार क्यों बढ़ा है, ये अगर हम देखें तो मुख्य कारण देखें, कंपनियों में भविष्य में टैरिफ को बढ़ने की आशंका से पहले ही ऑर्डर पूरे किए हैं, इससे अल्पकाल में व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये वृद्धि स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापार विखंडन है, भू राजनीतिक तनाव है और बढ़ती संरक्षणवाद है। तो इस प्रकार की भारत व्यापार प्रदर्शन की प्रवृत्ति देखें, परफॉर्मेंस किस प्रकार की है भारत की व्यापार को लेकर, तो यहाँ देखें कि वैश्वीकरण एकीकरण में वृद्धि हुई है, इंटीग्रेशन हुआ है वैश्विक एकीकरण में भारत का। यहाँ पिछले कुछ दशकों में भारत ने वैश्विक बाजारों में के साथ अपना जुड़ाव काफ़ी मजबूत किया। ये प्रकृति हम देखें मुख्य रूप से इन कारकों से समर्थित है। यहाँ स्थिर निर्यात प्रदर्शन है, स्टेबल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हुई है, साथ ही लचीली सेवा व्यापार है और व्यापक व्यापारी साझेदारी है। ऐसी स्थिति में भारत की जो वैश्विक एकीकरण में वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही हम देखें भारत की प्रतिस्पर्धात्मक और अनुकूलन की जो क्षमता है, उसमें कहा जा रहा है कि भारत का जो व्यापार प्रदर्शन है वो दर्शाता है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन बढ़ रहा है, निर्यात का विविधीकरण किया जा रहा है और बदलती वैश्विक मांग के अनुसार अनुकूलन हो रहा है। ये स्थिति भारत को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। साथ ही जो गैर पेट्रोलियम निर्यात की लगातार वृद्धि ने दिखाया है कि भारत उच्च मूल्य विनिर्माण, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और ज्ञान गहन क्षेत्र है, जो नॉलेज से संबंधित जो सेक्टर है उनमें मजबूत हो रहा है। तो ये प्रदर्शन भारत को लेकर काफ़ी अच्छा है। इसमें वैश्विक निर्यात में भारत की जो बढ़ती हिस्सेदारी को लेकर ये डेटा दे रखा है कि मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स है वो 2005 में लगभग 1% था, जो बढ़कर 2024 में बढ़कर 1.8% है। और साथ ही साथ हम देखें सेवा निर्यात की तो 2005 में 2%, जो कि 2024 में बढ़कर 4.3% है। ये दोनों डेटा ये बात बता रहे हैं कि भारत की भूमिका वो वैश्विक व्यापार में लगातार बढ़ रही है। यहाँ हम देखें कि व्यापार की जो साझेदारियों का विविधीकरण किया जा रहा है वो किस प्रकार से, तो ये UNCTAD की एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2025 के अनुसार। उसके अनुसार ये है कि भारत जो व्यापार साझेदारी विविधता सूचकांक है उसमें
चीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी ग्लोबल साउथ के जो देश है उनमें तीसरे स्थान पर है। यानी यहाँ भारत का जो स्कोर दे रखा है वो 3.2 है, जो ग्लोबल नॉर्थ के कई देशों से भी अधिक है। ये दर्शाता है कि टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की लचीलापन क्षमता मजबूत है। दूसरा जो डेटा आप देखोगे वस्तु व्यापार में विविधता को लेकर, जिसमें भारत का स्कोर 0.88 है। ये ग्लोबल साउथ में स्थान देखें तो चौथा है, जो कि थाईलैंड, चीन, तुर्की के बाद है। ये स्कोर कई विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया से भी अधिक है, लेकिन अभी भी अमेरिका और यूरोपीय संघ से थोड़ा सा कम है। यानी सुधार की अभी भी संभावना अभी भी मौजूद है। साथ ही एक डेटा और दे रखा है कुल निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि की। वित्त वर्ष 25 को कुल निर्यात की बात करें तो 825.3 मिलियन डॉलर है, जो वार्षिक वृद्धि हम देखें तो 6.1% है। ये अब तक की सबसे उच्च स्तर है। मुख्य कारण जैसा कि ऊपर भी हमने चर्चा की है, सर्वे में बताया गया है कि सेवा निर्यात है उसमें 13.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ आयात में भी वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025 में कुल आयात है वो 919.9 मिलियन डॉलर है। वार्षिक वृद्धि देखें तो 7.4% है। ये संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार है, मजबूत उपभोग मांग है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि निर्यात में भी वृद्धि दर्शाई गई है और आयात में भी वृद्धि देखने को मिली है। व्यापार घाटा और सेवा अधिशेष, क्योंकि हमने ऊपर भी चर्चा की है कि भारत का जो सेवा है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें सरप्लस दिखा है। हम देखें कि वस्तु व्यापार में घाटा हो रहा है, लेकिन जो सेवा व्यापार वो अधिशेष ने उसे कम किया है। अगर वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यापार घाटे की बात करें तो वो 94.7 जो मिलियन जो डॉलर है उसके रूप में है। यहाँ वित्त वर्ष जो 26 है में भी तेज़ी जारी रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी जो वित्त वर्ष 26 की पहली 3 तिमाही में अगर अप्रैल से जून के डेटा 2025 या जुलाई सितंबर 2025 या अक्टूबर दिसंबर 2025 सभी में रिकॉर्ड निर्यात स्तर पर दर्ज हुआ है, यानी निर्यात काफ़ी बड़ा है। यहाँ हम देखेंगे भारत का वैश्विक व्यापार में तेजी से उभरती शक्ति बन रहा है, जहाँ सेवा निर्यात उससे सबसे बड़ी ताकत के रूप में हो रहा है। तो ये डेटा हम निर्यात को लेकर, आयात को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण जो सर्विस सेक्टर है उसमें है। फिर हम देखेंगे समीक्षा में वस्तु व्यापार को लेकर क्या कहा गया है। सबसे पहले वस्तु व्यापार के एक्सपोर्ट को देखें, निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2025 में कुल वस्तु निर्यात यहाँ 437.7 बिलियन लगभग स्थिर है, जो कि हमने ऊपर भी चर्चा की। गैर पेट्रोलियम है, गैर रत्न है, वह आभूषण निर्यात, ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। पूर्व भी दिया गया था। कुल निर्यात का 78.7% है, जो कि 7.5 वार्षिक वृद्धि है। यहाँ गैर पेट्रोलियम निर्यात ऐतिहासिक उच्च स्तर पर लिया गया, दर्ज किया गया। तो यहाँ सिर्फ आप ये गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण के निर्यात की वृद्धि को ध्यान में रखना। इसका अर्थ है कि कुल निर्यात स्थिर दिखने के बावजूद भी मुख्य निर्यात बास्केट मजबूत बनी हुई है। फिर हम देखिए वस्तु आयात को लेकर क्या हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में कुल आयात जो है वो USD का 721.2 मिलियन डॉलर है। वृद्धि देखें तो 6.3% वार्षिक है। ये गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण का जो आयात है वो दे रखा है 446.5 मिलियन डॉलर है। व्यापार घाटे की बात करें तो क्योंकि व्यापार घाटा है, ऊपर भी हमने इस बात की चर्चा की है। वित्त वर्ष 2025 में व्यापार घाटा है वो 283.5 मिलियन डॉलर है। वृद्धि अगर देखें व्यापार घाटे की तो 17.6% वार्षिक कारण ये रहा है। आयात में वृद्धि है, निर्यात का तुलनात्मक स्थिर रहना है। तो व्यापार घाटा हम देखें कि व्यापार घाटा बना हुआ है। फिर वित्त वर्ष 26 को लेकर जो कि अप्रैल दिसंबर 2025 की प्रवृत्तियों को देखकर डेटा दे रखे हैं। निर्यात कुल वृद्धि का 2.4% है। गैर पेट्रोल, गैर रत्न व आभूषण की 6% वृद्धि है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की 35.1% की वृद्धि देखी है। समुद्री उत्पाद की आप देखोगे तो 15.5% है। खनिज और आवश्यक की देखें तो 14%। ये डेटा आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, केवल जानकारी के लिए किस प्रकार की स्थिति आयात की बनी हुई है, किस प्रकार की। तो इस प्रकार ये दिया गया। अगर समग्र विश्लेषण के रूप में देखें तो भारत की निर्यात संरचना अधिक विविध है, तकनीकी को के प्रधान है, तकनीकी को लेकर बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं और आयात में वृद्धि मुख्यतः है पूंजीगत व मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग के कारण है, जो औद्योगिक विस्तार का संकेत। हालांकि बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। अगर सेवा सेक्टर अच्छी स्थिति में, इसलिए उस व्यापार घाटे की भरपाई कर रहा है। अगर हम देखें समीक्षा में कृषि निर्यात को लेकर भी बताया गया है। साथियों आप वीडियो के अंत तक रहिए। इन डेटा के बाद और भी जो भी इस आर्थिक समीक्षा में महत्वपूर्ण जानकारी है उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रमुख आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान कुल जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की वृद्धि 6.9% जो है दर्ज की गई है। कृषि निर्यात में 2020 में हम देखें 34.5 मिलियन डॉलर, 2025 में 51.5 मिलियन डॉलर है। बहुत आप देखिए कितना इसमें वृद्धि देखने को मिली है। अगर वृद्धि दर की बात करें तो 8.2% है। कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी 11 से 14% है। ये डेटा थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कुल जो निर्यात है उसमें कृषि की हिस्सेदारी 11 से 14% के बीच है। वित्त वर्ष 2023 से 25 के बीच कृषि निर्यात में ठहराव की जानकारी मिलती है। कृषि को लेकर वैश्विक स्थिति में कुछ डेटा ये भी दे रखा है। भारत के मूल्य आधार पर विश्व का दूसरा बड़ा कृषि उत्पादक है। थोड़ा साथियों ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है। मूल्य के आधार पर विश्व का दूसरा बड़ा कृषि उत्पादक है। अगर वैश्विक कृषि में निर्यात में भारत की हिस्सेदारी देखें 2000 में तो 1.1%, जो कि 2024 में 2.2% है। वैश्विक कृषि निर्यात में अगर 2022 में 2.3 ट्रिलियन USD है,
जो कि 2.4 ट्रिलियन USD 2024 में। इसका अर्थ है भारत का उत्पादन बढ़ा है पर निर्यात क्षमता अभी पूरी तरह उपयोग नहीं हो रही है। तो ये कृषि को लेकर डेटा भविष्य की स्थिति देख रहे हैं कि अगले 4 वर्षों में जो लक्ष्य रखा गया है वो $100 मिलियन जो डॉलर एक्सपोर्ट के रूप में, इसमें जो आपका क्षेत्र है कृषि उत्पाद है, समुद्री उत्पाद है और खाद्य एवं पेय, इनको लेकर ये 4 वर्षों का आगे का लक्ष्य $100 मिलियन एक्सपोर्ट जो डॉलर के रूप में रखा हुआ है। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रमुख बाधाओं के रूप में हम देखें कृषि निर्यात कई सप्लाई साइड फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कि फूड सिक्योरिटी को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी को लेकर, कमजोर अवसंरचना को लेकर और साथ ही साथ जो नियम है, जो विनियमन है वो उसको लेकर जो आपका कृषि क्षेत्र है उसमें बाधा मिली हुई है। यहाँ नीति संबंधी समस्याओं में सरकार कई बार घरेलू कीमतें नियंत्रित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध, न्यूनतम निर्यात मूल्य, है ना, तो MEP और उत्पाद विशेष हस्तक्षेप को लेकर कई बार ये नीतिगत संबंधी समस्याओं से उत्पन्न हुआ है। परिणाम हम देखें इसका तो विदेशी खरीदार दूसरे देशों की ओर मुड़ जाते हैं और सप्लाई चेन प्रभावित होती है, वैश्विक बाजार खोने का खतरा है। तो इसमें भी नीति संबंधी समस्याओं में भी भारत को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर घरेलू मूल्य नियंत्रण के विकल्प के रूप में देखें तो किस प्रकार से घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए सरकार के पास ये साधन उपलब्ध है, और इससे संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप इसको आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, बफर स्टॉक प्रबंधन है, खुले बाजार की बिक्री योजना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है और मूल्य स्थिरीकरण कोष है। ये तमाम वो हैं जिनके माध्यम से सरकार है वो घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए साधन उपलब्ध करवाती है। इसकी विस्तृत चर्चा मैंने एक अलग वीडियो डाला हुआ है उसमें की हुई है। कृषि निर्यात का अगर हम महत्व देखें, क्यों कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कृषि पर ध्यान दिया जाए तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में है, जिसमें अधिकांश जो लोग हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नई तकनीक व ज्ञान इसके अंदर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय जो रणनीति है वो भी प्रभाव डालेगी। इस प्रकार संतुलन की आवश्यकता है। भारत को 2 चीज़ों में संतुलन बनाना होगा, एक तो घरेलू मांग को और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट को, उस हमारी जो एक्सपोर्ट की जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। सही नीति से अगर हम देखें तो किसानों की आय बढ़ेगी, वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी और जो हमने लक्ष्य ले रखा है $100 बिलियन जो डॉलर का वो संभव होगा। अगर ऊपर हम कृषि को लेकर जो भी अब तक चर्चाएं कही हैं उसको अगर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो भारत का कृषि निर्यात है वो तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन विश्व में हिस्सेदारी अभी भी कम है। इसलिए हमें अभी भी नीतिगत स्थिरता, बेहतर अवसंरचना और प्रशासन सुविधाएँ उसमें काफ़ी ध्यान देना होगा, जिससे जो हमारा USD 100 बिलियन तक पहुँचा जा सके। ये क्षेत्र भारत के लिए सबसे आसान और बड़े निर्यात अवसरों में से एक बनता है। अब यहाँ हम देखें PLI जो योजना है उसका क्षेत्र व्यापार प्रदर्शन किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण योजना है और ये जो योजना है वो अप्रैल 2020 में चालू की गई है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हम देखें, हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूत करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना। इसको लेकर ये योजना प्रारंभिक क्षेत्र के रूप में देखें तो मोबाइल को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, API को लेकर और सक्रिय औषधि अवयव को लेकर, मेडिकल को लेकर ये इसके क्षेत्र रहे। वर्तमान स्थिति हम इसकी देखें तो ये 14 क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है। समग्र व्यापार प्रदर्शन इसका अगर वित्त वर्ष 21 से लेकर 25 तक की बात करें तो निर्यात वृद्धि है वो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10.6%, जो आयात वृद्धि की देखें तो वो 12.6 है। इसका मतलब उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आयातित कच्चे माल और तकनीक की मांग में वृद्धि हुई है। और इसमें ये उच्च निर्यातक वृद्धि वाले क्षेत्रों की डेटा कुछ दे रखे हैं और आयात वृद्धि वाले क्षेत्रों की। इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना से जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ रही है और ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकरण हो रहा है और उच्च मूल्य निर्यात में भी बढ़ रहा है। इसको लेकर ये दे रखा है। साथ ही साथ निष्कर्ष रूप में हम देखें तो PLI योजना ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को एक नई गति दी है। कई क्षेत्रों में ये निर्यात तेजी से बढ़ा है, खासकर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर में। और आयात वृद्धि ये दर्शाता है कि उद्योग है अभी भी कच्चे माल और तकनीक पर निर्भर है। टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन की सफलता दिखने लगी। आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि कोई वस्तु का हम विदेशों से आयात कर रहे हैं और उसी वस्तु को आयात न करके अपने देश में उसी वस्तु को उत्पादित करना आयात प्रतिस्थापन है। और इससे कहीं ना कहीं देश की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, देश के जो इंडस्ट्री है वो समृद्ध होगी, यहाँ देश के लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर PLI योजना भारत को निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत के निर्यात गंतव्य और आयात स्रोतों का विविधीकरण की भी हमने पूर्व चर्चा की है कि किस प्रकार से भारत के जो निर्यात हैं उसके किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। पहले किन किन देशों के साथ निर्यात किया जा रहा था और अब निर्यात के बहुत से क्षेत्र बदल गए हैं, आयात के क्षेत्रों में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं, एक बार आप इसका एक मोटे रूप में देख लीजिएगा। और आगे हम इसमें देखें कि निर्यात संवर्धन मिशन
की प्रभावशीलता और आरबीआई के पूरक कदम किस प्रकार से किए गए हैं। तो निर्यात संवर्धन मिशन है को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई पूरक उपाय घोषित किए गए हैं। इनका मुख्य जैसे निर्यात को बढ़ते ऋण सेवा दबाव को कम करना और व्यवहार्य निर्यात उन्मुख इकाइयों को निरंतर संचालन में सहायता प्रदान करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा किया गया है। तो एक तो जो आपको मोरेटोरियम जो सुविधा है, यानी इसमें क्या है, पात्र जो उधारकर्ताओं को मूलधन और ब्याज की किस्तों के भुगतान पर अस्थायी स्थगन की सुविधा दी जाएगी और ये सुविधाएं हैं जो विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे अल्पकालीन नकदी की संकट से जूझ रहे निर्यातकों को राहत मिलेगी। तो ये स्थगन से संबंधित एक प्रकार की सुविधा है। साथ ही साथ निर्यात की ऋण की अवधि में वृद्धि की गई है, यानी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण की अवधि है वो बढ़ाकर 450 दिन कर दी गई है। ये सुविधा 31 मार्च 2026 तक वितरित किए गए ऋणों पर लागू की गई है। तो ये भी एक आरबीआई को लेकर अच्छा प्रयास है। फिर कार्यशील पूंजी में लचीलापन किया गया है, यानी विनियमित संस्थाएं जो ड्राइंग पावर की पुनर्गणना कर रही है, जो मार्जिन में कमी या कार्यशील पूंजी सीमा का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, इससे चल निधि और नकदी प्रवाह बनाए रखने में सहायता मिलेगी। तो ये भी है। और विदेशी मुद्रा का विनियमों को में भी ढील दी गई है। और यहाँ भी देखिए कि जो निर्यात की जो आय की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन की अवधि 9 माह से बढ़ाकर 15 माह कर दी गई है। और साथ ही साथ जो अग्रिम भुगतान के मामलों में शिपमेंट की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रकार हम ये देखें कि निर्यातकों की तरलता में सुधार होगा, ऋण अनुशासन बना रहेगा और व्यवहार्य निर्यात इकाइयों को निरंतरता मिलेगी और निर्यात संवर्धन मिशन के उन्नत एवं सुदृढ़ निर्यात परिस्थिति तंत्र के लक्ष्य को बल मिलेगा। और सेवा व्यापार, जिसकी हमने पूर्व में बताया कि सेवा व्यापार एक अच्छी स्थिति है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसकी मोटा मोटी हमने पूर्व में चर्चा कर ली है कौन कौन से सेक्टर है जहाँ ये इसकी विशेष स्थिति को देखा है। एआई को भी लेकर भारत की स्थिति बता रहा है। एआई भी एक, यहाँ हम देखिए भारत का जो सेवा क्षेत्र के देश के बाह्य क्षेत्रों की रीढ़ बन चुका है। इसका बढ़ता हुआ देश न केवल वस्तु व्यापार घाटे को संतुलित कर रहा है बल्कि भारत को वैश्विक डिजिटल और ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। तो सेवा सेक्टर की भी हम देख ली। भारत का जो भुगतान संतुलन है, बीओपी है, उसके बारे में भी हमने जो परिचय उसमें चर्चा की है कि शेष विश्व के साथ भारत के सभी जो आर्थिक लेन देन जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है उसे भुगतान संतुलन बीओपी कहा जाता है। ये देश के विदेशी क्षेत्र की पूरी स्थिति को दर्शाता है। मुख्य भाग हमने देखा कि चालू खाता और पूंजी खाता होता है। अब यहाँ चालू खाते की स्थिति क्या है, पूंजी खाते की स्थिति क्या है। भारत की अगर तुलना अन्य देशों के साथ की जाए तो जीडीपी की प्रतिशत के रूप में हम देखें तो भारत जो 1.3 मध्यम और टिकाऊ की स्थिति में, न्यूजीलैंड -7.7%, ब्राजील -3.8, ऑस्ट्रेलिया -3.6, यूके -1.8 और कनाडा -1.6। अर्थ है कि भारत का घाटा अपेक्षाकृत कम और सुरक्षित है इन देशों की तुलना में। और जो रेमिटेंस है सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है क्योंकि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई जो धनराशि है वो इसमें शामिल होती है। तो ये भी भारत को लेकर अच्छी स्थिति है। अगर वस्तु व्यापार घाटे का बड़ा हिस्सा कवर किया जा रहा है किसके द्वारा, आप ये कई वर्षों में प्रेक्षण है या एफडीआई है में ज़्यादा रहा है। ये एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय स्रोत है और प्रेक्षण स्रोत का अगर स्थिति यहाँ दे रखी है। अब हम भारत में निवेश प्रवाह की प्रवृत्ति देखते हैं। चूँकि हमें पता है कि वित्तीय प्रवाह 2 प्रकार से होता है, एक तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसमें शेयर एंड बोर्ड्स होता है। एफडीआई आपको पता ही है कि विदेशियों द्वारा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है परिसंपत्ति पर, एसेट्स पर, और पोर्टफोलियो निवेश है जो जिसमें शेयर और बॉन्ड्स के माध्यम से किया जाता है। भारत के वैश्विक पूंजी बाजारों से एकीकरण का ये प्रमुख माध्यम है। भारत लगातार बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित कर रहा है जिसके लिए डेटा दे रखे हैं जो आप वित्त वर्ष जीडीपी का 18.5% है। वहीं आप ये देखेंगे कैलेंडर ईयर 2024 में भारत में एफडीआई में 2% की जो मामूली गिरावट है फिर भी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एफडीआई है, प्राप्तकर्ता के रूप में है। और आप देखो कि इंडोनेशिया और वियतनाम से भी ये आगे है। तो एक अच्छी स्थिति हम ये समझते हैं क्योंकि एफडीआई एक महत्वपूर्ण है जिसमें 2% की ही मामूली गिरावट यहाँ कहा गया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कहें कि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत अधिक लचीलापन रहा है। और ग्रीनफील्ड निवेश जिसमें आप देखो कि कैलेंडर ईयर 2024 में 1080 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट विश्व में चौथे स्थान पर ही है। और डिजिटल ग्रीनफील्ड निवेश में भी ये स्थिति बनी हुई है। प्रमुख निवेश क्षेत्र आप सारे देख, सर्विस सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग है, ये सभी क्षेत्र हैं जो प्रमुख निवेश के रूप में एफडीआई में है। ये वित्त प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं भारत निवेश प्रवाह की प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है। मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था है, नीतिगत समर्थन है और बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण भारत ने न केवल एफडीआई आकर्षित कर रहा है बल्कि उसकी कंपनियां ओडीआई के माध्यम से वैश्विक विस्तार भी कर रही है जो दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती का संकेत होता है। एफडीआई एक महत्वपूर्ण होता है अर्थव्यवस्था के लिए। इसी प्रकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है एफपीआई, आप वह निवेश है जिसमें आप देख रहे हो कि विदेशी निवेशक है वो शेयर यानी इक्विटी या बॉन्ड के माध्यम से निवेश करते हैं और ये भारत के लिए एक प्रमुख विदेशी पूंजी स्रोत के रूप में है। और एफपीआई का जो स्वभाव है अस्थिर होता है, ये वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित होता है ना। और अगर इसका ऐतिहासिक पैटर्न हम देखें, भारत में एफपीआई प्रवाह में समय समय पर बड़े उतार चढ़ाव देखे गए हैं। विशेषकर इन घटनाओं के बावजूद भी अब ये जो कुछ घटनाएं हैं आप 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस देखेंगे है ना, कोविड-19 भी आप देख सकते हो। तो इनसे बहुत ज़्यादा ये उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलता है।
अब यहाँ हम देखें कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश का बाहरी आर्थिक मजबूती का प्रमुख संकेतक होता है। आप ये देखोगे कि भंडार क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उनके भुगतान के लिए हमें विदेशी मुद्रा भंडार रखना पड़ता है और मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को बनाए रखना, और साथ ही साथ क्योंकि वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन की स्थिति होती है, तो भारी झटकों से सुरक्षा के लिए भी ये विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना होता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखें तो 16 जनवरी 2026 तक डेटा दे रखा है, ये आपको याद भी रखना है। 701.4 बिलियन डॉलर के रूप में है और मार्च 2025 के अंत में ये 668.3 मिलियन डॉलर था। वृद्धि के बावजूद अगर वैश्विक चुनौतियां हम देखें कि ब्याज दरों में अंतर होता है, अगर हमारी घरेलू ब्याज दर और विदेशी ब्याज दर में अंतर के कारण भी ये जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये प्रभावित होता है। पूंजी प्रवाह में अस्थिरता के कारण, या हम ये देखें कि वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भी ये प्रभावित होता है। बढ़ते भंडारण ने पोर्टफोलियो बहिर्भाव और वैश्विक जोखिम के बावजूद भारत की बाहरी स्थिति का स्थिरता बनाए रखी है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता, ये कहा गया है कि आर्थिक समीक्षा में कि दिसंबर 2025 के अंत तक 11 माह से अधिक की आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2025 तक अंत तक बकाया विदेशी ऋण का लगभग 94% भुगतान करने में ये सक्षम है। तो एक अच्छी स्थिति हम भारत के लिए मजबूत नकदी सुरक्षा कवच के रूप में इसको कह सकते हैं। और भंडार की संरचना के रूप में, जैसे सोने के घटक के रूप में आप देखिएगा कि मार्च 2025 के रूप में 78.2 मिलियन डॉलर के हिसाब से सोने का यहाँ स्टोरेज आप भारत को SDR का आप यहाँ दे रखा है 18.7 बिलियन के। IMF की जो आरक्षित निधि की स्थिति देखें तो 4.7 जो डॉलर के रूप में ये है। निष्कर्ष अगर हम देखें यहाँ मुद्रा भंडार का, तो भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार उनकी मजबूती, बाह्य क्षेत्र की स्थिति है, आयात भुगतान क्षमता और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षमता को। अगर जिस देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जितना मजबूत होगा वो एक अच्छी स्थिति में रहेगा। किसी प्रकार की विश्व स्तर पर किसी प्रकार की स्थिति अनिश्चितता हो तो वो उससे बच सकता है। स्वर्ण भंडार में भी वृद्धि हुई है। प्राप्त आयात कवरेज भारत को भारी झटकों से सुरक्षा रखने वाला एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। विनिमय दर है जो एक्सचेंज रेट है, यानी एक देश की मुद्रा का दूसरे देश में क्या मूल्य है। जैसे $1 बराबर मान लीजिए 70 रुपये है, तो इसका मतलब $1 के बदले अगर $1 हमें लेना है तो 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो विनिमय दर हो गई, एक्सचेंज रेट हो गई। हालिया प्रवृत्ति ये बता रही है कि 1 अप्रैल 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच भारतीय रुपया लगभग 5.4% कमजोर हुआ है US डॉलर के मुकाबले। लेकिन तुलनात्मक रूप से ये जापानी येन है, फिलीपीन पैसा है, इंडोनेशिया रुपये है, उनके साथ भी इसकी जो एक्सचेंज रेट है ये यहाँ दिखा रखी है। इसके विपरीत आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और की मुद्राएं मजबूत हुई है ना। तो ये एक प्रकार से विनिमय दर की स्थिति को यहाँ दर्शाया गया है। अब हम यहाँ आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति को देखें तो ये NIIP क्या है, निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति है। तो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, किसी देश की विदेशियों में मौजूद कुल परिसंपत्ति या विदेशियों की उस देश में मौजूद देनदारियों का अंतर बताता है कि हमारा विदेश में कितनी कुल परिसंपत्ति है, एसेट्स है, या और विदेशियों की हमारे यहाँ कितनी एसेट्स है, उसको ये अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति दर्शाता है। अगर परिसंपत्तियाँ ज़्यादा है तो देश लेनदार होता है ना, और अगर देनदारियाँ ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में वो देश क्या होता है, देनदार होता है, उसको एक तरीके से देना होता है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है देनदारी में। ठीक है, अगर शुद्ध रूप से हम देखें तो हमारी परिसंपत्तियाँ ज़्यादा है तो हमारा देश क्या होगा, लेनदार होगा, और देनदारियाँ ज़्यादा है तो वो देश क्या कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। अगर वैश्विक परिदृश्य के रूप में देखें तो 2024 में जर्मनी 34 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार देश बना है, यानी उसकी एसेट्स है अन्य देशों में ज़्यादा है, इस प्रकार ये लेनदार देश बना है। जापान से भी आगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जर्मनी की यहाँ आर्थिक समीक्षा में वर्णन किया। 2025 की दूसरी तिमाही में देखें तो सबसे बड़े लेनदारों में जर्मनी है, चीन है, जापान है। जर्मनी सबसे आगे, फिर चीन हो गया, फिर जापान हो गया। और सबसे बड़े देनदार में हम देखें तो आप देखोगे अमेरिका लगभग 26.1 ट्रिलियन डॉलर का नकारात्मक NIIP है। तो ये सबसे बड़ा जो देनदार के रूप में है वो अमेरिका है। इसके बाद हम ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन प्रमुख देनदार देशों में। भारत की स्थिति देखें तो भारत ऐतिहासिक रूप से केवल देनदार रहा है, और 2025 की दूसरी तिमाही भारत का NIIP लगभग -0.3 ट्रिलियन डॉलर रहा। इस आधार पर भारत दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देनदार देश के रूप में यहाँ है। तो ये इसकी स्थिति यहाँ दे रखी है। उसके बाद आप देखिएगा कि विदेशी ऋण की बात करें, एक्सटर्नल डेट की बात करें तो वैश्विक परिदृश्य के रूप में देखें तो दिसंबर 24 के अंत तक जो वैश्विक विदेशी ऋण है वो 104.4 ट्रिलियन जो डॉलर के रूप में है, जो वार्षिक वृद्धि देखें तो 1.4% के रूप में है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं का देखें तो यहाँ जो ऋण है वो
$1.0 ट्रिलियन है, जो हिस्सेदारी देखें तो 88.1% है। यानी विदेशी ऋण जो टोटल 104.4 उसमें 92% है वो विकसित राष्ट्रों का, एडवांस जो इकोनॉमी उनका, और उभरती और विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका जो अगर ऋण देखें तो वो $12.4 ट्रिलियन के रूप में है। निष्कर्ष रूप में अब ऊपर वाली बातों से ये पता चल रहा है कि वैश्विक ऋण का अधिकांश हिस्सा है वो विकसित देशों में है, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऋण तेजी से बढ़ रहा है। अगर भारत की वैश्विक स्थिति देखें तो दिसंबर 24 तक भारत का विदेशी ऋण है वो $718.2 बिलियन था, जो वार्षिक वृद्धि इसकी देखें तो 10.4% है। वैश्विक स्तर पर इसकी रैंक देखें तो 21वां स्थान है इसका, और G20 में देखें तो 11वां स्थान इसका है। विश्व की हिस्सेदारी, कुल वैश्विक विदेशी ऋण में भारत की हिस्सेदारी देखें तो 0.69% हम देखें तो इसकी हिस्सेदारी है। इसका अर्थ है कि भारत का वैश्विक ऋण में योगदान बहुत ही कम है। और ऋण से जीडीपी का अनुपात हम देखें, डेट टू जीडीपी रेशो देखें तो दिसंबर 2024 में 18.4% है, और पिछले दशकों का औसत लगभग 20.2% है। यह अनुपात कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी काफ़ी कम है, लेकिन हम संकेत रूप में देखें तो भारत अपेक्षाकृत कम ऋणग्रस्त है। तो ऋण के मामले में एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं भारत की। और संरचनात्मक मजबूती, सरकारी ऋण की प्रकृति, हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत सरकार ने कुल सार्वजनिक ऋण में विदेशी ऋण की हिस्सेदारी 5% से कम है। टोटल जो कुल सार्वजनिक ऋण है, पब्लिक जो डेट है, उसमें से विदेशी ऋण की हिस्सेदारी 5% से कम है। मतलब ये है कि सरकार का अधिकांश जो ऋण है वो घरेलू मुद्रा रुपए में, यानी सरकार जो लोन ले रही है, पैसा डेट ले रही है, तो हम ये देखें कि भारत की ही में बैंक या अन्य किसी संस्था के माध्यम से ले रहे हैं। विदेशी ऋण का हिस्सा 5% है। इसका मतलब ये है कि बाहरी झटके होते हैं उसका असर सीमित होगा, क्योंकि हमारा ऋण विदेशों में कम है। जोखिम प्रबंधन की बात करें तो पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, स्थिर पूंजी प्रवाह है और नियंत्रित चालू खाता घाटा है। तो अब भारत का विदेशी ऋण बढ़ा है परंतु नियंत्रित स्तर पर है, और अपडेट टू जीडीपी अनुपात देखें तो सुरक्षित दायरे में है, और सरकारी ऋण का बड़ा हिस्सा घरेलू स्रोतों से प्राप्त होता है। वैश्विक ऋण में भारत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। निष्कर्ष रूप में हम ऋण को लेकर बात करें तो भारत का विदेशी ऋण स्टॉक होल्ड के वर्षों में बढ़ा है, किंतु इसका जीडीपी अनुपात निम्न और स्थिर है। सरकार के कुल ऋणों में विदेशी ऋण की कम हिस्सेदारी तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भारत को वैश्विक जो वित्तीय अस्थिरता से अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाता है। अतः भारत की बाह्य ऋण की स्थिति सतर्क लेकिन प्रबंधनीय मानी जा सकती है। तो इस प्रकार हम ये फॉरेन जो सेक्टर है उसको लेकर किस प्रकार की ऋण की स्थिति है, किस प्रकार की विनिमय दर की स्थिति है, क्या हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। वीडियो के पश्चात आप आवश्यक रूप से आर्थिक समीक्षा की हार्ड कॉपी पढ़िएगा, क्योंकि हमें डीप तरीके से पढ़ना होगा। परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, एक समझ हमें विकसित करनी है, और समझ के बाद हमें प्रश्न करने में आसानी होगी। आप सभी आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी आवश्यक सुधार वो दीजिएगा, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने अपने कंटेंट को लेकर आ सकूँ। क्या और सुधार किया जा सकता है, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।